नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने के लिए इस बार के आम बजट में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान। बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर किया गया है फोकस। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअली किया संबोधित। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को दिखावा करार दिया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। वर्चुअल से लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर जनता से वोट मांग रहे हैं प्रत्याशी। निर्दलीय उम्मीदवार भी जनता के द्वार पर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना। कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार के केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज ये करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 200 अरब डॉलर से बढ़कर 630 अरब डॉलर हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। और ये बात प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे खेती और अधिक लाभकारी हो जाएगी। पर्वतमाला योजना के जरिए हिमालय क्षेत्र में आधुनिक संपर्क सुविधा और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और रक्षा बलों को इन पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में खेलों के लिए बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। इससे युवाओं को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी होगी और देश में 5G तकनीक के नए युग की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आम बजट को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड की आर्थिकी, युवाओं, बेरोजगारों और किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये दूरदर्शी सोच का बजट है। पर्वतमाला जैसे जो होम स्टे जैसी योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे रोजगार को बढ़ाने वाली हैं। इसके साथ साथ हमारे पर्यटन स्थल हैं उन सभी स्थलों तक पहुंचने का काम करेंगे। ये बजट सर्वग्राही और बहुत समृद्ध है। जो बजट है, ये बजट भारत के उस नींव के आधार पर हम देखेंगे जो अगले कुछ वर्षों तक भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज युवाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाए, किस प्रकार से अन्य रोजगार से जोड़े, महिलाओं को स्वावलंबी बने, रोजगार से जुड़े, किसानों को जहां एक मजबूत आधार मिले, उनकी इनकम बढ़े,
गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, गांव का विकास कैसे हो, नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, ये यानी पूरी तरीके से ये बजट एक अगले 25-50 साल की नींव के आधार पर हम देख सकते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने आज देहरादून में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअली संबोधित भी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 18 बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 साल में 4 लाख स्थायी रोजगार देने का काम करेगी। 1000 4 धाम 1000 काम, और उसमें 4 पुष्प हम पहले ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को अर्पित कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख स्थायी रोजगार। दूसरा हमने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को दिखावा करार दिया है। हमने विकास की लंबी लाइन खींची है, हमने डबल इंजन का एहसास कराया है। इसलिए मित्रों, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र ये केवल मात्र दिखावा है, छलावा है। जनता के साथ जो पहले इन्होंने वादे किए थे वो सब झूठे साबित हुए। ये घोषणा पत्र भी इनका इसी प्रकार एक झूठ का पुलंदा साबित होगा। टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार जोरों पर है। पूर्व में यहां मतदाताओं ने अलग अलग चुनावों में कांग्रेस, यूकेडी, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को विजय बनाया है। आइए जानते हैं देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट। विधानसभा की देवप्रयाग सीट आज हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट एवं पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी के अलावा निवर्तमान विधायक विनोद कंडारी भी चुनाव मैदान में। इस सीट पर 2002 में मंत्री प्रसाद नैथानी ने कांग्रेस से सिंबल पर चुनाव जीता था। 2007 में उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से दिवाकर भट्ट ने इस सीट पर विजयी पाई थी। 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंत्री प्रसाद ने पुनः इस पर कब्जा किया था। 2017 में भाजपा के विनोद कंडारी ने इस सीट पर विजय पाई थी। वर्तमान में यह सीट टिहरी जिले के लिए वीआईपी सीट के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ 2 मंत्री और निवर्तमान विधायक चुनाव मैदान में है। इसके अलावा आप पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देवप्रयाग विधानसभा सीट से कांग्रेस से मंत्री प्रसाद नैथानी, यूकेडी से दिवाकर भट्ट और भाजपा से विनोद कंडारी प्रमुख रूप से चुनावी मैदान में हैं। आइए सुनते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा जो है वो बेरोजगारी को दूर करने का, दूसरा मुद्दा महंगाई पे कंट्रोल करने का, और जो जहाँ तक बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर और देवप्रयाग विधानसभा का जो सवाल है, मैंने अपनी विधानसभा में एनसीसी एकेडमी को मैं लाया था और इसको इस सरकार ने जो है वो पौड़ी शिफ्ट किया। जो कोर्ट में मामला अभी लटका पड़ा है, तो पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि वो एनसीसी एकेडमी हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर से वो हमारे देवप्रयाग विधानसभा में सिरकोट मालडा में स्थापित होगी। बेरोजगारी की हम चाहते हैं कि यहाँ का जो भी मतलब जो बेरोजगार हो उसको यहीं पर रोजगार मिले। पहला काम तो हम यही करेंगे। दूसरा काम जो हमारे सामने है वो जंगली जानवरों से लोगों की हिफाजत कैसे करें। आपने के मुद्दा केवल हमारा विकास का, जो मैंने इन 5 सालों में यहाँ पर इस विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य किया, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज भी जनता के बीच में बेटा बन के जा रहा हूँ, क्योंकि 2017 में मैंने वोट बेटा बनकर ही मांगा था और 2022 में भी बेटा बनकर वोट मांग रहा हूँ। और हम केवल विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1952 में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ था। देवप्रयाग विधानसभा में पहले 4 ब्लॉक जखोली, नरेंद्रनगर, हिंडोला खाल और कीर्तिनगर थे। 4 ब्लॉक होने के कारण ये जिले की बड़ी विधानसभा थी, लेकिन 2001 में परिसीमन के बाद देवप्रयाग विधानसभा विभाजित होकर 2 ब्लॉक में सिमट गई। अब वर्तमान में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में कीर्तिनगर और हिंडोला खाल 2 ब्लॉक आते हैं। वर्तमान में देवप्रयाग विधानसभा में 85,946 मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में 3 जोन और 13 सेक्टर बनाए गए हैं। इस बार चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 1,14,842 है, जिनमें 57,502 पुरुष और 57,340 महिलाएं हैं। पहली बार 3,850 युवा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में 141 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 80 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 2,415 है, जिसमें से 170 बुजुर्ग नागरिक घर से ही बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में 762 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से मात्र 49 ने ही घर से मतदान करने की इच्छा जताई है। पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य 2 पार्टियों के साथ ही 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऋतुभूषण खंडूरी व कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ हैं। सभी प्रत्याशी घर घर जाकर और छोटी छोटी सभाएं कर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी विकास के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में हैं। देखिए, हमारे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। पिछले 5-7 साल से आप देख रहे हैं इस देश में और इस प्रदेश में मैंडेट हम लोग विकास पर मांग रहे हैं, अपने काम पे मांग रहे हैं और आगे भी कोटद्वार के लिए भी हम विकास की ही बात कर रहे हैं और चाहेंगे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकास हम करें। इसमें चाहे NH बाईपास लोग कह रहे हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड की बातें हैं, मेडिकल कॉलेजेस, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं जनता के बीच में हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जनता का समर्थन मिलेगा और कोटद्वार में विकास की लहर तेजी से दौड़ेगी। वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हीं बुनियादी बातों पर जिनकी आधारशिला हम लोगों ने रखी थी उसको आगे बढ़ाने का हमारा काम होगा। रोजगार उपलब्ध कराएंगे, महंगाई को कम कराने की दिशा में प्रयास होंगे। यहाँ तक कि खेतों तक पानी पहुंचाने की जहमत भी सरकार ने नहीं की। गूल तक साफ नहीं कर पाए, जो कि हमारी आजीविका का एक मुख्य आधार है। निर्दलीय उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह चौहान का कहना है कि विधायक बनने पर वो स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के साथ ही शिक्षा नीति को बदलने की मांग करेंगे। एक तरफ प्रत्याशी जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं वोटरों के मन में भी अपने नेता से कुछ उम्मीदें हैं। वोटरों का कहना है कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी स्वच्छ छवि हो और वो निष्पक्ष हो, साथ ही रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को दूर कर सके। जी, ये मेरा पहला वोट है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ और मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहूंगी जो हमारे युवाओं के भविष्य के बारे में एक अच्छी सोच रखता हो और रोजगार से संबंधित जो रोजगार के क्षेत्र में युवाओं की सहायता कर सकें। जी, चुनाव की बात की जाए, प्रत्याशी की बात की जाए तो मैं ऐसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करूंगा जो कि बिल्कुल जो निष्पक्ष हो, जिसकी छवि समाज में बहुत अच्छी हो और जो संविधान के जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करे। विधानसभा की बात की जाए, जो विधानसभा के भी जो नियम है, नॉर्म्स हैं, उसके द्वारा उनके भी पालन किया जाए। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चंपावत जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। जिले के लोहाघाट विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और सह प्रभारी विशेष रवि ने पार्टी प्रत्याशी राजेश बिष्ट के लिए जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दों पर कार्य करती है। आम आदमी पार्टी, अगर आपने आम आदमी पार्टी को कवर किया हो तो आप जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी की राजनीति चलती है मुद्दों पे, और मुद्दे भी जो असली जनता के मुद्दे हैं। दिल्ली में जैसे हमने बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर काम करना शुरू किया, जो आज से पहले कभी किसी चुनाव का मुद्दा नहीं होते थे।
और आज आलम यह है कि पूरे देश के अंदर लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात कर रहे हैं, तो लेकिन वो सब बातें कर रहे हैं सिर्फ, और ये सब चुनावी बातें हैं उनके लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये प्रण लिया है कि उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ की जो ध्वस्त चिकित्सा व्यवस्था है, यहाँ की जो खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था है, और यहाँ जो रोजगार और पर्यावरण को लेके जो लोग परेशान हैं, जो दुखी हैं, वर्षों से लोगों के पास इसका जो है किसी सरकार ने इसका जो निवारण नहीं किया है, आम आदमी पार्टी इन चारों मुद्दों को लेकर काम करने वाली है। वहीं भाजपा के रामदत्त जोशी ने कहा कि उनकी पार्टी बूथ स्तर से मंडल स्तर तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों को लेकर जनता के पास जा रही है। हम लोगों ने हमारे यहाँ जो संरचना जिले की है, फिर विधानसभा की है, और बूथ स्तर में जाने के लिए उसके शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र के बाद हम बूथ अध्यक्ष को हम मजबूत कर रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाने का उनको संदेश उनको दिया जा रहा है। उसके माध्यम से हम हर व्यक्ति को उनको अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।